ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ये चौथा लेक्चर है और आखिरी आखिरी भी लेक्चर है, क्योंकि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं और ये चौथा और आखिरी है जिसमें हम विविध के बारे में चर्चा करेंगे और जो वन लाइनर आपका एनसीईआरटी चल रहा है। और इसके बाद हम लोग जो दोस्तों जो है अगला जो कल आपको देखने को मिलेगा वो साइंस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी। पर्यावरण 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये वन लाइनर अब हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं। इससे पहले हमने वन लाइनर में इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और ये आज आपका कंप्लीट हो रहा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिए और बहुत छोटा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है पगमार्क। दोस्तों पगमार्क जो तकनीकी है, कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में कि पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों किया जाता है वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, यानी वन में जंतुओं की जनसंख्या क्या है उसके आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एजेंडा जो 21 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों है सतत विकास से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास से संबंधित है, तो एजेंडा 21 या एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो सतत विकास से है। और रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इको मार्क। इको मार्क जो है ये पूछ रहा है क्या है। तो इको मार्क दोस्तों ये पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को भारतीय मानक ब्यूरो जो कि बीआईएस द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाणिक चिन्ह है। इको मार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक मार्क होता है, जिसे इको मार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों है प्रदान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार विभिन्न एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुधार करने से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और जो ग्लोबल 500 डायरेक्टली पूछ लिया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुधार करने से है। तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर, मैचिंग और कूट वाले भी बन सकते हैं। कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष जो है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनेप के नाम से जाना जाता है, तो द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1987 में। अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थित रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, और तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिसे सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को ये ग्लोबल 500 का पुरस्कार दिया गया। और ये जो रिपोर्ट है ये भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कोट वाले भी बन सकते हैं और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वन लाइनर तो बन ही सकते हैं। और अगला जो आपका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें कह रहा है कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और वो है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन को प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा पर्यावरण कार्यकर्ता है जिसको वृक्ष मानव कहा जाता है, तो वो दोस्तों हैं चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को जो है पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, जो कि चिपको आंदोलन से ये संबंधित हैं। चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है ये किस लिए प्रदान किया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि नीरी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नीरी कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी
अर्थात नीरी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य, पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है यह केरल राज्य में है। ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया है, पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल राज्य में है। अब पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियार गेम अभ्यारण्य दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पॉइंट है दोस्तों ये विविध के बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में न पूछा गया हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन, जो भारत की जलवायु परिवर्तन है पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? तो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में दोस्तों प्रकाशित की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय जो वन्य जीव संस्थान है कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, चाहे वो सिविल हो और चाहे वनडे एग्जाम हो, सभी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि हरित क्रांति, यानी हरित जो अर्थव्यवस्था है, हरित अर्थव्यवस्था में हरित जो जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो हरित व्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला जो पहला देश है वो दोस्तों चाइना है, चीन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये नारा है दोस्तों चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह जो नारा दिया गया था वो चिपको आंदोलन के समय दिया गया था, तो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, यानी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है झांसी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये दोस्तों दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए जो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष, कौन सा जंतु है जो विश्व वन्य जीव कोष का शुभांकर है? तो शुभांकर है दोस्तों वो पांडा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। कोई भी आप एग्जाम उठा करके देख लें, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पहले इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो यमुना एक्शन प्लान जो है औपचारिक रूप से वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सासाकावा पुरस्कार, सासाकावा जो पुरस्कार है दोस्तों वो पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सासाकावा पुरस्कार है वह पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में जो आंदोलन हुए हैं उनको देख लेते हैं और उन आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को देखते हैं। तो आंदोलन और संबंधित व्यक्ति, जैसे जो चिपको आंदोलन से जो व्यक्ति संबंधित थे वो सबसे पहला नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, फिर गौरा देवी, फिर चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि आगे अभी पॉइंट में बताया भी गया है, चंडी प्रसाद भट्ट। ये चिपको आंदोलन से दोस्तों संबंधित थे। अगला पॉइंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटकर और बाबा आमटे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कह रहा है मैती आंदोलन, मैती आंदोलन से संबंधित है कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत जो है मैती आंदोलन से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बिश्नोई जो आंदोलन हुआ था इससे संत जाम्बोजी और अमृता देवी बिश्नोई ये इससे संबंधित है। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों या तो
मैचिंग में पूछ सकता है या आपका कोट भी क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया था रियो डे जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। और कब आयोजन किया गया? तो 1992 में। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में। कहाँ किया गया? रियो डे जेनेरियो के ब्राजील में किया गया। तो इस तरीके से या 1992 में जो है कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? या रियो डी जेनेरियो जो है 1992 में किस सम्मेलन के नाम से है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आयोजन किया गया था नई दिल्ली में दोस्तों 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली शहर में किया गया था 2018 में। अब हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वन लाइनर और कोट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियां। तो सम्मेलन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष देख लेते हैं और निर्णय, इसमें किस विषय पर क्या निर्णय लिया गया। तो पहला जो सम्मेलन है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और पर्यावरण का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन को कहा जाता है। कहाँ आयोजन किया गया था? स्टॉकहोम में। और कब इसकी स्थापना की गई? 1972 में। निर्णय क्या लिया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि यूनेप की स्थापना की गई। दूसरा है 5 जून को पर्यावरण दिवस, जो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इसी में निर्णय लिया गया, यानी आपके पर्यावरण मैग्ना कार्टा सम्मेलन में। और अगला जो पॉइंट है कि मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया पहला प्रयास था दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। तो ये रहा पहला सम्मेलन। दूसरा कह रहा है कि हेलांसिकी जो सम्मेलन हुआ था ये 1974 में हुआ था और इसमें निर्णय लिया गया था कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। तीसरा जो सम्मेलन लंदन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था 1975 में और इसमें समुद्र में जो कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया था। और जो चौथा है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1979 में और इसमें निर्णय लिया गया था कि प्रजाति संरक्षण, यानी जो भी प्रजातियां उनको सुरक्षा हो, संरक्षण हो। पांचवा है कि वियना जो सम्मेलन हुआ था 1985 में हुआ था, इसमें ओजोन स्तर परत का संरक्षण करना था, यानी ओजोन जो परत है उनकी सुरक्षा करना था के बारे में निर्णय लिया गया। अगला जो सम्मेलन है छठा, वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन से संबंधित है और मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में। इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन लाइनर में ऐसे पूछ होता है कि वह ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को और कई बार ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। सातवां है कह रहा है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और ये हुआ था दोस्तों 1992 में। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया कि पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है सहयोग हो और एजेंडा जो 21 है इसको स्वीकार किया गया, यानी इस पे भी स्वीकृति मिली। और अगला इसी में किया गया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। आठवां जो सम्मेलन है वो नैरोबी घोषणा पत्र के तहत हुआ 1997 में और इसमें जो निर्णय लिया गया वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इस विषय पर निर्णय लिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो नवा सम्मेलन हुआ वो क्योटो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1997 में हुआ और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये है ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना तथा भूमंडलीय तापन को कम करना और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती पर निर्णय लिया गया।
अगला जो 10वां सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन, जो कि पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और ये 2002 में हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि सतत विकास पर विशेष बल मिले, और दूसरा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर जो है सहमति बनी थी, यानी विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। और जो अगला है 11वां है वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 2005 में यह स्थापित हुआ, और विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना था, ये निर्णय लिया गया। 12वां जो सम्मेलन है वो नुसा दुआ सम्मेलन, जिसे बाली रोड मैप के नाम से जाना जाता है, 2007 में हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें निर्णय लिया गया कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं कि उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक और वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव था। 13वां जो सम्मेलन था वह कोपेनहेगन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, 2009 में हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2026 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान हो और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई। और 14वां जो सम्मेलन हुआ वो कानकुन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 2016 में हुआ। इसमें जो निर्णय लिया गया वो हरित जलवायु कोष को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 15वां है कि डरबन जो सम्मेलन हुआ यानी कॉप 17, ये हुआ दोस्तों 2011 में, और इसमें जो निर्णय लिया गया वो डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई थी। 16वां जो सम्मेलन हुआ वो दोहा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 2012 में हुआ। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया। और 17वां जो है वो रियो 20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी 20 सम्मेलन, और ये हुआ 2012 में। इसमें जो निर्णय लिया गया वो ये है कि पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वाट मसौदा प्रस्तुत किया गया, और यही निर्णय इसमें लिया गया तथा हरित व्यवस्था पर बल देने के बारे में चर्चा की गई। और नेक्स्ट जो आपका अगला जो 18वां है वह है वार्सा सम्मेलन, जो कि कॉप 19 के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ दोस्तों 2013 में। इसमें निर्णय लिया गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी थी। 19वां जो सम्मेलन हुआ वो लीमा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और इसे कॉप 20 कहते हैं, 2014 में हुआ। और 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की जो प्रतिबद्धता है वो स्वीकृति मिली। 20वां है, ये 20वां जो सम्मेलन हुआ वो पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये कॉप 21 के नाम से विख्यात है, और ये 2015 में हुआ। और इसमें जो निर्णय लिया गया वो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। 21 जो सम्मेलन है वो बाब इगली सम्मेलन, जो कि मोरक्को में हुआ, और कॉप 22 के नाम से जाना 2016 में हुआ। और इसमें जो निर्णय लिया गया वो हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई का जो है उद्घोषणा की गई। अगला 22वां जो है वो वान सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि वान सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, और ये कॉप 23 के नाम से विख्यात है, और 2017 में हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया कि फिजी मोमेंट्स फॉर जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। 23वां जो आपका सम्मेलन है वो काटोबाइस सम्मेलन, जो कि पोलैंड में हुआ 2018 में, और ये पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली इसमें बनाई गई। 24वां सम्मेलन है वो मैड्रिड सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पेन में हुआ, कॉप 25, और ये 2019 में हुआ। इसमें जो निर्णय लिया गया वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का जो है समर्थन किया गया। और लास्ट में जो कोविड-19 महामारी के कारण नवंबर 2020 ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है, होने वाले कॉप 26 को स्थगित कर दिया गया था, और अब इसका आयोजन मतलब 2021 में किया गया। तो ये दोस्तों रही छोटी वीडियो थी, बहुत बड़ी नहीं है। और पर्यावरण, इससे पहले हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के
3 जो है लेक्चर कंप्लीट हो गए, चौथा था जो कि लास्ट था। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी वन लाइनर एनसीईआरटी हमारा कवर हो गया और वन लाइनर एनसीईआरटी हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। वन लाइनर एनसीईआरटी हमारा जो है इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया और वन लाइनर एनसीईआरटी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। तो इसकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप चैनल पर जा करके लेक्चर बाय लेक्चर और चैप्टर बाय चैप्टर आप देख सकते हैं, ताकि आप जो है अगले आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके साथ-साथ मैं लूसेंट का जो है चैप्टर बाय चैप्टर इंडियन पॉलिटी का जो है एमसीक्यू दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए द नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।